गुड मॉर्निंग बच्चों। देवानी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों ने कक्षा 10 के गणित में बहुपद संबंधी कुछ क्वेश्चन दिए थे। जो उनकी समस्याएं थी, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कुछ फिगरेबल सवाल आपके सामने लिखे गए हैं। से आप देखेंगे तकरीबन ये 3 6 3 9 क्वेश्चन है और ये बहुपद से रिलेटेड हैं। इस सवाल में आपसे शून्यकों की संख्या पूछी जाएगी कि इसमें कितने शून्यक हैं, या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें बहुपद कौन कौन है या द्विघात समीकरण कौन कौन है। बहुपद तो सभी हैं, द्विघात समीकरण कौन है ये आपसे पूछा जाएगा, या तो शून्यकों की संख्या पूछी जाएगी। तो हम फिगर को ध्यान से देखेंगे। यदि फिगर में कोई वक्र x अक्ष को काट रहा है तो समझ जाएंगे कि वह बहुपद है, और जितनी बिंदुओं पर काटेगा शून्यकों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। जैसे ये देखिए x अक्ष है, पृथ्वी के क्षैतिज खींची गई रेखा को हम भुज कहते हैं या x अक्ष कहते हैं, और परपेंडिकुलर लाइन में ऊर्ध्वाधर रेखा को हम कोटि कहते हैं। तो x अक्ष पर ये वाली रेखा इसको काट ही नहीं रही है, इसका मतलब है कि इसमें शून्यकों की संख्या शून्य है, यह बहुपद नहीं होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। आपको रीजन बताना हो, कारण बताना हो तो इसी तरह बताएंगे। क्योंकि यह वक्र x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वह 1 होगी। इसमें हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर यहां भी काट रहा है, यहां स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श कर रहा हो चाहे काट रहा हो, बात एक ही होता है। तो इस प्रकार से x अक्ष को 2 बिंदुओं पे काट रहा है, तो इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी, और ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर यहां पर ये वक्र, ये परवलय जो है 2 बिंदुओं पे काट रहा है। चूंकि ये 2 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो 2 होगी। y अक्ष पर कितनी बिंदुओं पे काट रहा है इससे मतलब नहीं है, x अक्ष पर कितनी बिंदुओं पे काट रहा है मतलब सब उसी से है। तो हम देख रहे हैं यहां पर 1 2 3 4 बिंदुओं पे काट रहा है। चूंकि x अक्ष को 1 2 3 4 बिंदुओं पे काट रहा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, 4 होगी। और यह एक ऐसा बहुपद है जिसका घात 4 होगा। यह एक ऐसा बहुपद है जिसका घात 4 होगा। इसमें हम देख रहे हैं 1 2 3, यह x अक्ष को 3 बिंदुओं पे काट रहा है। एक बिंदु पे काट रहा है, सिर्फ 2 बिंदुओं पे स्पर्श कर रहा है। तो स्पर्श कर रहा हो या काट रहा हो, बात एक ही होता है। तो इस प्रकार से हमको मालूम हो गया कि इसमें शून्यकों की संख्या जो है वो 3 है। ये 3 घात का समीकरण होगा, ये त्रिघाती ये बहुपद होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि x अक्ष को नहीं काट रहा है, ये सिर्फ y अक्ष को काट रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसमें शून्यकों की संख्या 0 है, इसमें x की कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होगी। इसमें हम देख रहे हैं कि x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है, स्पर्श कर रहा हो चाहे काट रहा हो, बात एक ही है। इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या जो होगी वो 1 होगी। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन है जो x अक्ष को काट रहा है, y अक्ष के समांतर है, बट x अक्ष को एक बिंदु पे काट रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। क्या होगी, 1 होगी। यह एक सरल रेखा है जो x अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब x की एक वैल्यू होगी। पुनः देखें, इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी क्योंकि x अक्ष को नहीं काट रहा है, यह y अक्ष को काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी क्योंकि x अक्ष को केवल एक बिंदु पे काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि यह 2 बिंदुओं पे काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी क्योंकि यह 2 बिंदुओं पे काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 4 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 होगी। इसमें शून्यकों की संख्या 0 होगी। यह बहुपद नहीं है। इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी, इसमें भी शून्यकों की संख्या 1 होगी। यह एक सरल रेखा है क्योंकि यह y अक्ष के समांतर है। आई बात समझ में? इसको उतार लीजिए। आइए और एक सवाल और देखते हैं। जिसे सवाल लिखा है बहुपद f(x) बराबर x³ + 13x² + 32x + 20 के सभी शून्य ज्ञात करना है। चूंकि घात 3 लिखा हुआ है इसलिए इसके 3 वैल्यू होगी। पावर 3 है इसलिए इस बहुपद के 3 मान होंगे। कह रहा है यदि इसका एक शून्यक -2 हो
एक शून्य का मतलब x की एक वैल्यू दे दिया है, आपको शेष दो वैल्यू ज्ञात करनी है। अब शेष दो वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, चूंकि एक शून्य दे दिया है, चूंकि एक शून्य हमको दे दिया है, तो जब एक शून्य हमको दे दिया है तो मालूम हो गया है, लिखेंगे इसका एक शून्य x बराबर -2 दिया हुआ है। जब x बराबर -2 दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि x + 2 जो होगा इसका एक गुणनखंड होगा। x + 2 जो होगा वह इसका एक गुणनखंड होगा। और जब इसका गुणनखंड होगा तो सीधी सी बात है, इसको भाग देने को कट जाएगा। तो हम करते क्या है कि x + 2 से हम भाग दे देते हैं, किसमें, x के पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20, हम इसमें भाग देंगे तो पावर 3 लिखा हुआ है, x से डिवाइड करेंगे, चूंकि घात 3 है तो घात 2 से हमें गुणा करना होगा, यानी हमें x घाते 2 बार इसको ले जाना होगा। जब x घाते 2 से इसमें गुणा करेंगे तो आएगा x घाते 3 प्लस 2x²। सीधी सी बात है, फिर हम घटाते हैं, घटाते समय ये ऐसे कट जाता है। जब ये कट जाएगा तो प्लस और माइनस में से घटेगा, 13 में से 2 माइनस करेंगे आएगा 11x² प्लस हो जाएगा 32x प्लस 20। अब x में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 11x² हो जाए, तो x में हमें क्या करना होगा, 11x से मल्टीप्लाई करना होगा, भी प्लस से करना होगा। जब हम प्लस 11x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 11x², 11x², फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 11 दुना के 22x, माइनस करेंगे, देखिए आपका ये कट जाएगा। कटने के बाद इसको जब माइनस करेंगे तो ये देखिए 2 में से 2 गया 0, यहाँ बच जाएगा 10, हो जाएगा x प्लस 20। अब ये 10x हो गया, इस x में कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 10x हो जाए, तो इस x में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 10 गुना के 20, 10 गुना के 20। अब हम इसको माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमने x + 2 से भाग दिया तो हमारी ये वैल्यू प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसका गुणनखंड करना होगा, हमें इसका भी गुणनखंड करना होगा, क्योंकि जब इसका गुणनखंड करेंगे तभी हमको दो वैल्यू प्राप्त होगी। पहले इतना उतार लीजिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब भाग दिए तो हमारा ये वैल्यू प्राप्त हुआ था, भागफल हमारा ये आया था, भाजक हमारा ये था। तो भाजक में जब भागफल का गुणा करेंगे तो भाज्य हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम पुनः इसका गुणनखंड करेंगे और जब हम उसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, हो जाएगा x + 2 अपनी जगह पर है। हम गुणनखंड करेंगे 10 का ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने पर 11 आए तो जाएगा 10 एकम 10, 10 में एक जोड़ेंगे 11 आएगा। हम लिख सकते हैं x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10 लिख सकते हैं, 10 में एक जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। फिर हम करते क्या है, x + 2 अपनी जगह पर लिखा हुआ है। फिर हम करेंगे क्या, इसमें पहले वाले में हम x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 10 और दूसरे वाले में जब 1 कॉमन लेंगे तो फिर आएगा हमारा x प्लस 10। फिर हम क्या करेंगे, x + 2 अपनी जगह पर है और जब हम x प्लस 10 को कॉमन लेते हैं तो बच जाता है हमारा x प्लस 1। अब हमें अच्छी तरह से मालूम है कि x + 2 तो हमको दिया हुआ था, जब हम x + 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 प्राप्त होगा। फिर हम जब x + 10 बराबर 0 करेंगे तो हमको x बराबर -10 प्राप्त होगा। फिर हम x + 1 बराबर 0 करेंगे तो हमको x बराबर -1 प्राप्त होगा। तो ये -2 तो दिया हुआ था, आपने शेष दो शून्य जो ज्ञात किए वो क्या है, -10 और -1। तो आप लिखेंगे शून्य बराबर आपको मालूम है -2 आपको दिया हुआ था
आपने जो है -10 ज्ञात किया है और -1 ज्ञात किया हुआ है। चूंकि घात 3 लिखा हुआ था इसलिए 3 मान होंगे, 1 मान दिया हुआ था, शेष 2 मान आप ज्ञात किए हैं। इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह लगाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत कोई भी समस्या नहीं आएगी, लगातार आप कोशिश करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए इसको उतार लीजिए। आइए उसी कड़ी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। लिखा यदि अल्फा व बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस px प्लस q के शून्यक हैं, अल्फा और बीटा अगर इसके मान हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताओ। इस क्वेश्चन में बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान बताइए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू प्लस अल्फा बीटा का मान बताइए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं हमारे। तो हम पहले इस क्वेश्चन को देखें कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। मूलों का योगफल यानी अल्फा बीटा, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ये पहले भी आपको बताया गया है कि अगर जब मूलों का योगफल ज्ञात करना हो तो फार्मूला होता है अल्फा धन बीटा बराबर -b/a, और गुणनफल निकालना हो तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब -b/a, तो b मैंने क्या, तो ये देखिए द्विघात समीकरण का हमारा मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब हम जब इससे तुलना करेंगे तो a का मान 1 है, और यहाँ तुलना करेंगे तो b का मान -p है, और यहाँ तुलना करेंगे तो c का मान q है। उस हिसाब से अगर यहाँ देखा जाए तो जो b का मान है वो आपका जो है -p है, और a का मान 1 है। हमको मिल गया माइनस माइनस प्लस। यहाँ देखिए हमारा लिखा हुआ है c/a, तो c का मान जो है उसमें q है और a का जो मान है वो 1 है। तो इस प्रकार से हमको मूलों का गुणनफल मिल गया q। क्या मिल गया हमको? मूलों का गुणनफल जो है वो q मिल गया। अब हम इस प्रकार से देखें कि हमसे पूछा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताने का फार्मूला होता है अल्फा धन बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अब हम करते क्या हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे p, तो हो जाएगा हमारा p का स्क्वायर, और जहां अल्फा इंटू बीटा था वहां क्या लिखेंगे q, तो ये हमारा हो जाएगा 2q। तो इस प्रकार से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हो गया p स्क्वायर माइनस 2q। मान लीजिए इस क्वेश्चन में और पूछ दिया गया अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान बताइए, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान बताइए। तो हमारा इसका फार्मूला होता है अल्फा धन बीटा का होल घाते 3 माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा धन बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। अब अल्फा प्लस बीटा का भी मान हमारे पास है, अल्फा इंटू बीटा का भी मान हमारे पास है। तो हम करेंगे क्या, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे p, तो हो जाएगा घाते 3, अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख देंगे हम q, और अल्फा प्लस बीटा की जगह फिर लिख देंगे p। तो इस प्रकार से हमारा हो गया p घाते 3 माइनस 3pq। बहुत करेंगे इसमें तो हम p कॉमन ले लेंगे, जब p कॉमन ले लेंगे तो जाएगा p स्क्वायर माइनस 3q। क्या हो गया 3q। तो इस प्रकार से आपने देखा इसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताइए। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहले हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा सबसे पहले मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे और मूलों का गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद ही सवाल को लगाएंगे। इस तरह के सवाल को लगाने का पैटर्न तरीका यही है कि सबसे पहले हम मूलों का योगफल ज्ञात करेंगे, मूलों गुणनफल निकालेंगे, तुलना करेंगे। मूलों के द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करके पहले a b c का मान निकालेंगे, वह a b c का मान यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि मूलों का योगफल होता है माइनस b/a, गुणनफल होता है c/a। तो रखने के बाद ही सवाल को लगाएंगे, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है।
कहा गया है ना, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक। हर किसी के लिए थोड़ा आसमान बाकी है। ये तुझको लगता है तू उड़ने के काबिल नहीं, मैं जानता हूँ तेरे पंखों में अभी उड़ान बाकी है। तो आप अगर कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।